नमस्कार। फैमिली फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापा। मई महीने में कड़क धूप वाले मौसम में शंकरलाल जी आंगन में रखी चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने से तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी गायत्री को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। वैसे ही घड़ी में तो रात के 2 बजे थे, लेकिन उनकी आंखों में से नींद जैसे गायब थी। नींद आती भी तो कैसे? सुबह से अनाज का एक दाना तक उनके पेट में नहीं था। अब तो उनके पेट की आंतें भी खाने की गुहार लगा रही थी। शंकरलाल जी धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे, लेकिन खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं था। फिर थोड़ा सा दूध पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा था। बूझे मन से शंकरलाल जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। एक तरफ तो इतनी भयंकर गर्मी और दूसरा भूख से परेशान होकर वह बस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह होगी और कब बहू उन्हें खाने के लिए कुछ देगी। शंकरलाल जी के कमरे में पंखा भी नहीं था, जिस कारण वह आंगन में चारपाई पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनका बेटा अजय और बहू शीला अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। दरअसल कल रात को अजय और शीला दोनों किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे और रात को वहीं से डिनर करके घर लौटे थे। शंकरलाल जी के लिए उनकी बहू शीला ने सुबह खाना खाने के बाद जो 2 रोटियां बच गई थी, बस वही 2 बासी रोटियां रख दी थी और अपने ससुर से यह कहकर चली गई कि चाय बनाकर उसके साथ वह रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू शीला रात की बची हुई रोटियां शंकरलाल जी को खाने में दे दिया करती थी और अब तो शंकरलाल जी को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी थी। बहू की कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बेटा बहू शादी की दावत खाने के लिए निकल गए। रात के समय जब शंकरलाल जी को भूख लगी तो खाना लेने के लिए वह रसोई में गए, लेकिन जैसे ही रोटी निकालने के लिए उन्होंने डब्बा खोला तो देखा कि रोटियों में से बदबू आ रही थी, लेकिन बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो खाने को कुछ नहीं दिख रहा था। रात के करीब 12 बजे बेटा बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन शंकरलाल की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने बहू को इस समय खाना बनाने की कहे। इसलिए वे चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे रहे और बेटा बहू अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, शंकरलाल जी की भूख भी बढ़ रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू शीला रसोई घर में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से शंकरलाल जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। यह सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में कड़कती हुई एक जोरदार आवाज आई और वे अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा दी आपने उठने में? इतनी देर तक भी कोई सोता है क्या? शंकरलाल जी ने अपनी बहू की ओर देखा तो गर्म चाय का प्याला शंकरलाल जी के हाथ में थमाते हुए बोली, जल्दी से चाय पी लीजिए और घर के काम में मेरी मदद करवाइए। 2 दिन के मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दीजिए और छत पर सूखने डाल दीजिए। और जब यह काम हो जाए तो सारे घर का पोछा भी करना है आज।
और हाँ, जरा तेजी से हाथ चलाना, घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। एक के बाद एक बहू बातें बोलती जा रही, लेकिन रात से भूखे शंकरलाल जी की बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। कब एक कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, परंतु वह मजबूर थे। सारा काम करने के बाद शंकरलाल जी हांफते हुए अपनी बहू के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है, अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। रात से कुछ नहीं खाया। रात को जो रोटियां तुम खाने के लिए रख कर गई थी, सुबह से बनी होने के कारण उन रोटियों में से बदबू आ रही थी। इसलिए मैं उन रोटियों को नहीं खा पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान! अब ये इल्जाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना नहीं खा लेते, तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अरे, अगर खाना कम पड़ गया तो, अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब यहाँ मेरे सर पर खड़े मत रहिए। ऐसा कहते हुए शीला ने शंकरलाल जी के हाथों में एक बिस्किट का पैकेट थमा दिया और बोली, अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना, और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते, तब तक वहीं बैठे रहना। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपने चारपाई भी उठा लीजिए। मेरे घर को कबाड़ खाना बना रखा हुआ है। शंकरलाल जी का एक मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रह गए कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा अजय भी बहू की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आने की धमकी देने लगेगा। जब से बेटे की शादी की है, उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफें नजर कहाँ आती है। वह तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें सुनता है। इसीलिए शंकरलाल जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गए। सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारा बेटा अजय हमें मिला था। और हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकालकर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता कि पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया आपने या नहीं खाया। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता है, बस आग ही उगलता है। बेटा बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी मुझे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? अरे था ही क्या मेरे पास, सिर्फ 2 कमरों का घर और एक छोटी सी कपड़ों की दुकान। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूंगा। इसलिए उसके होने के बाद मैंने दुगनी मेहनत की और लगातार 10 साल की मेहनत से एक छोटी सी दुकान को शोरूम में तब्दील कर दिया। उसके लिए बड़ा सा घर बनवाया और
व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसी के कारण आज अजय एक अच्छा व्यापारी बना बैठा है। उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से शादी कर दी और बहू घर में आ गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। तब तो मेरी पत्नी गायत्री भी जिंदा थी, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और लाख कोशिशों के बावजूद मेरी पत्नी गायत्री मुझे छोड़कर चली गई। जब तक गायत्री मेरे साथ थी तब तक मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा बहू कितना मान देते थे। मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और मेरी पत्नी अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभालती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो जैसे बेटे बहू पर बोझ बन गया हूं। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा कर लिया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया। अपने ही घर में मैं कहीं आ जा नहीं सकता। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई, बेटे ने तो मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, यह कहकर कि आप बूढ़े हो गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई जरूरत नहीं है, दुकान मैं बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने दुकान पर कब्जा जमा लिया। जेब में कुछ रुपए होते तो बाहर से ही खाने को कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा मुझे 1 रुपया तक नहीं देता और बहू खाने को कुछ नहीं देती। सोचते सोचते शंकरलाल जी फूट फूट कर रोने लगे। शंकरलाल जी की पत्नी गायत्री को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके थे और बेटे बहू का रवैया दिन ब दिन निर्दयी होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। शंकरलाल जी के बेटे ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू अपने बूढ़े ससुर से घर के सारे काम करवाने लगी। घर की साफ सफाई, छोटे बर्तन और कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवाया करती थी। और यदि वे कुछ कहते हैं तो घर में कलेश शुरू कर देती थी। और इसी क्लेश की वजह से शंकरलाल जी आज तक चुप रहे, चुपचाप काम करते आ रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ उनके बेटे और बहू का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन बेटे और बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आई कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो घर का इतना काम वह कैसे कर पाएंगे। शंकरलाल जी का एक पोता भी है, अंकित, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कनाडा चला गया। जब उनका पोता छोटा था तब शंकरलाल जी की अक्सर उसके साथ खेल कूद किया करते थे और उनके पोते अंकित को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर दादाजी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करते थे। तो कभी बाजार में। दादा पोते में प्यार इतना था कि जब तक रात में अपने दादाजी से वह कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद भी अंकित अपने स्कूल की सारी बातें अपने दादाजी के साथ साझा किया करता था। अंकित बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए स्कूल खत्म होते ही माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए कनाडा भेज दिया। पर जब से अंकित पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया तब से शंकरलाल जी बिल्कुल अकेले रह गए, क्योंकि एक उनका पोता ही था जिसके संग बात करके शंकरलाल जी अपने सारे गम भूल जाया करते थे। अंकित ही अपने दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखता था।
अपने कमरे में बैठे शंकरलाल जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वह अपनी यादों के समंदर से बाहर आ गए। वे समझ गए थे कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलकर कुछ देखने की इजाजत नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोले की आवाजें आ रही थी और जोर शोर से नाश्ता और पानी चल रहा था। रात से भूखे शंकरलाल जी अपने कमरे में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब बहू के मायके वाले खाना खाएं तो उन्हें कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए 5 घंटे हो चुके थे। तब सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया और सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। उधर शंकरलाल जी पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर रसोई में गए, तभी रसोई में खड़ी बहू की माँ बहू से बोली, अरे शीला, तू अपने ससुर से भी कुछ काम करवाती है या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं? नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती है। अब यह बूढ़े हो चुके हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काम काज तो करवा ही लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त में खाना थोड़ी खिलाऊंगी। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गई। शंकरलाल जी रसोई में खड़े खड़े अपनी बहू और समधन की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द शंकरलाल जी के दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि दिल तो करता है अभी बोल दो कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा, यह दुकान, यह बड़ा सा घर, सब कुछ मेरा खरीदा हुआ है। सोचते सोचते शंकरलाल जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और रसोई घर में चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर बहू भागती हुई आई और किचन में चारों तरफ पानी गिरा देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती? जब मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था, फिर क्यों आए किचन में? पूरा किचन गंदा कर दिया। चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए। बहू का इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया, पिताजी, जब शीला ने आपको यहाँ आने से मना कर दिया था तो फिर रसोई घर में क्यों आया? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या जरूरी है? आप एक जगह पर बैठ क्यों नहीं जाते? सारा मजा खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटा और बहू पैर पटकते हुए चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने ही बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज शंकरलाल जी पूरी तरह से टूट चुके थे। बड़ी आंखें लिए कांपते हाथों के साथ उन्होंने रसोई साफ की और नजरें झुकाए अपने कमरे में चले गए, पर अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और शंकरलाल जी अभी तक अपने खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे दे, लेकिन बहू तो रसोई बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। शंकरलाल जी बहू को आवाज देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी, आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर चुपचाप इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे की यह बातें सुनकर
शंकरलाल जी अंदर तक पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन अब यह अपमान भी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में उनके पुराने पर्स में कुछ पैसे रखे थे। वे पैसे निकालकर उन्होंने अपनी जेब में डाले और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने रोक कर इतना नहीं पूछा कि पिताजी अब कहाँ जा रहे हैं। शंकरलाल जी की जेब में कुल मिलाकर 200 रुपये थे। चलते हुए वे सोचते जा रहे थे कि इन 200 रुपयों से वे क्या कर सकते हैं। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा ढाबा देखा और 50 रुपये का उस ढाबे पर खाना खा लिया और अपने पेट की आग को शांत किया। शंकरलाल जी शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे। वो बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी बिजनेसमैन वाला ही था। बाकी के बच्चे 150 हाथ में लेकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भूखे पेट ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर जाकर आने जाने वाले को चिप्स बेचने के लिए खड़े हो गए। काफ़ी देर तक चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वह पसीने से भीग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेट बिकने लगे और शाम होने होने तक सारे चिप्स के पैकेट बिक गए और उन्हें 50-60 रुपये की कमाई भी हो गई। रात होने को थी तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर वह तो खाने को कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए खाना खाकर वह घर लौट आए। अब हर रोज शंकरलाल जी ऐसा ही करने लगे। वह बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात शंकरलाल जी रोजाना चिप्स के पैकेट बेचने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। और बेटा बहू तो वैसे भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह भी उनसे कभी न पूछे कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। शंकरलाल जी के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे और उन्हीं पैसों से वह भर पेट खाना भी खा लेते थे और कुछ पैसे बचा भी लेते थे। अब उन्हें हर छोटी मोटी चीज के लिए अपने बेटे बहू के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता था। ऐसा करते करते शंकरलाल जी के 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद शंकरलाल जी के पोते अंकित की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने मम्मी पापा और दादाजी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा था कि मुझे अचानक सामने देखकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे और दादाजी तो मुझे गले से लगा लेंगे। आखिर इतने सालों के बाद वह अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे। अंकित के साथ उसका एक दोस्त भी इंडिया वापस आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अंकित अपने दोस्त को अपने दादाजी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसके विदेश जाने की बात सुनते ही उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे और आज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादाजी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे ही अजय अपने दोस्त के साथ
एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहीं गेट के बाहर उसके दादाजी बहुत से चिप्स के पैकेट हाथ में लिए बेच रहे थे और रह रहकर अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे थे। उसी समय अजय के दोस्त ने से कहा, अंकित, यह तो तुम्हारे दादाजी लग रहे हैं। वे दोनों शंकरलाल जी के नजदीक गए। जाकर देखा तो अंकित की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सचमुच उसके दादा ही थे। दादाजी आने जाने वाले लोगों को बुलाकर चिप्स के पैकेट खरीदने की गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही अंकित उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने बोला, यह चिप्स खरीद लो बेटा, बताओ कौन सा चाहिए। उसी समय अंकित की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से अंकित बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज़ सुनकर शंकरलाल जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने उनका पोता अंकित खड़ा था। दोनों दादा पोता एक दूसरे से खूब कसकर गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। पास में खड़ा अंकित का दोस्त भी यह सारा नज़ारा देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। फिर अंकित ने अपने दादाजी की ओर गौर से देखा। वह पहले से बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही उसे प्रतीत हुआ कि मानो उन पर वेदनाओं के पहाड़ चकनाचूर हुए हों। भरे गले से पूछा, दादाजी, लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको चिप्स बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको यह सब करने से मना नहीं किया? देखिए तो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ही मैं अपनी दादी को खो चुका हूं। आज इतने दिनों बाद अपने पोते के मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर शंकरलाल जी फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही शंकरलाल जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो अंकित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। आज तक वह अपने जिन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया, उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया था। इंसान के देश में कोई शैतानों वाली हरकत भी कर सकता है, उसे यह बात मालूम नहीं थी। लेकिन अब अंकित ने ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, उन्हें वह सबक सिखाएगा। उन्हें वह सबक सिखाकर ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले वह अपने दादाजी को एक बढ़िया से होटल में लेकर गया और वहाँ पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद उस होटल में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करवा दिया और उनकी सभी ज़रूरतों की चीज़ें उनके पास रखवा दी। थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया और फिर बोला, दादाजी, आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आपसे आकर मिला करूँगा। आपके लिए खाना वेटर आकर आपके कमरे में देकर जाएंगे। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर अंकित अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही अंकित घर पहुंचा तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम कब आ रहे हो? हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की अच्छे से तैयारी कर रखते।
फिर अंकित अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में पूछा, गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं वह सब कैसे देखता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी शीला जल्दी से अपने पति को आवाज लगाते हुए बोली, अजी देखिए तो हमारा बेटा आ गया है। कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे ही शीला अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी अजय ने अपनी माँ का हाथ पीछे झटक दिया और बोला, माँ पहले मुझे यह बताओ कि दादाजी कहाँ हैं? वह घर में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा कहते हुए अंकित अपने दादाजी के कमरे में चला गया, लेकिन दादाजी वहां नहीं थे। यह उसे भी मालूम था। वो बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी शीला घबराई सी उसके पीछे पीछे आ गई और फीकी झूठी हंसी लिए बोली, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है ना, तेरे दादाजी कुछ काम धंधा तो करते नहीं हैं, बस सारा दिन खाते पीते रहते हैं और अपने कमरे में पड़े पड़े बोर होते रहते हैं। इसलिए हमने ही उन्हें कहा था कि कभी कभार बाहर भी चले जाया करो, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएगी इस उम्र में। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंकित की हैरानी का ठिकाना ना रहा। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन शंकर लाल जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। तब अंकित ने अपने पिता से पूछा, पापा, दादाजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, कभी कभी तेरे दादाजी अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, तो वहीं पर 1-2 दिन लगा देते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह अंकित तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल के लिए निकल गए और वहीं बैठकर उनके साथ खाना खाया और अपने दादाजी को हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद अंकित अपने दादाजी को लेकर घर पहुंचा तो उनके बेटा बहू वे दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी शीला ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हें दादाजी कहाँ से मिल गए? तो अंकित अपने चेहरे पर नफरत लिए अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया नहीं कि दादाजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी को ढूंढ ही लिया है। तो बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उससे नजरें चुराने लगे। तो अंकित बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं आप, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि कल मैंने एयरपोर्ट के बाहर अपने दादाजी को चिप्स के पैकेट बेचते हुए देखा है। अगर मैंने यह सब ना देखा होता तो मेरे सामने आपकी असलियत आती ही नहीं। अरे कहा जाता है कि महिलाएं नरम दिल की होती हैं, लेकिन आप एक औरत होकर अपने पिता समान इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और पापा, आप अपने पिता को सता कर तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए आप अपने बूढ़े पिता की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सलूक मैं आप दोनों के साथ करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? और आप शायद ये भूल गए थे कि यह बड़ा सा घर
और दुकान जिस पर आप कब्जा करके बैठे हो वह सब मेरे दादाजी की है। और अपने उन्हीं पिता को आपने रात की बची सूखी बासी रोटियां खिलाई, उनके कमरे में पंखा तक नहीं लगवाया। अरे ऐसा सलूक तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता, जैसा आपने अपने पिता के साथ किया है। इस बात की सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पहुंच गए। तभी अंकित बोला, यहाँ आने से पहले हमने आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इंस्पेक्टर को देखते ही अजय और शीला पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसी समय एक जोरदार चांटे की आवाज आई और अपने गाल पर पड़े तमाचे के कारण अजय जमीन पर गिर गया। तभी शंकरलाल जी बोले, अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ज्यादा बेहतर था। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिता के मुंह से यह बात सुनते ही वो दोनों माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी शंकरलाल जी ने देखा कि उनके पोते अंकित की आंखों में आंसू थे। उसी समय वे बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूं, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने अजय और शीला को चेतावनी देते हुए कहा, बुढ़ापा तो सभी को आना है। आज आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आप लोग भी बूढ़े होंगे और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। यह बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए और अंकित अपने दादाजी के गले लग पड़ा। उस दिन के बाद से शंकरलाल जी के बेटा बहू उनका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे। उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों और खाने के पीछे का ध्यान वह बहुत अच्छे से रख रहे थे। अब शंकरलाल जी अपने घर पर बहुत शांति से रहते हैं और हर पल अपने पोते को दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।